ओके। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 8 दैट इज सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि ये जो चैप्टर है मोस्ट ऑफ द वेरी बेसिक चैप्टर है, और अगर इस चैप्टर को हम नहीं समझते हैं तो आगे जितनी भी चैप्टर्स है उसको समझने में हमें कठिनाई होती है। ठीक है, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है और ये क्लास 11 का चैप्टर है और एक फर्स्ट लेक्चर है जिसको मैं एपिसोड 1 बोल रहा हूँ। तो इसको मैंने पीपीटीज बनाया है डिफरेंट। इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या कि हम इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस लाइक पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हम टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू उसको हम डिस्कस करेंगे, और उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपना एनिमेशन का जो अपना स्किल है मैं उसको यूज़ करने का कोशिश करूँगा, या जैसे कि बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं जो कि रेलिवेंट वीडियोज़ है जो आपको समझने में आसानी से समझ में आएगी, उसको मैं यूज़ करूँगा। और ये जो भी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कराऊँगा पूरा फुल एनसीईआरटी ही कवरेज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि मैं कोई टीचर हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि आप बताएं कि कैसा है लेक्चर। ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं कि अच्छा होगा या ख़राब होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन को समझेंगे, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि नीट में क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो आपके समरी से भी आ जाते हैं, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से भी आ जा रहे हैं। तो हमें हर चीज़ कवर करना है, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे तो हो सकता है कि हमारे क्वेश्चंस मतलब प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि जिस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है वो इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन उठा कर पूछ देगा। कुछ चीज़ें समरी में दी हुई है लेकिन मेन राइटअप में नहीं दिया है, वहाँ से क्वेश्चन उठा कर पूछ देगा। तो हम लोग इंट्रोडक्शन को भी पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट जब आप खोलेंगे, ठीक है, सेल का, तो उसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट पेज होता है, उसके बाद एक ऑथर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होता है, उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो उसमें बायोलॉजी के बारे में लिखा है कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी क्या है भाई, सब जानते हैं भाई, बचपन से जानते हैं कि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनको पढ़ने को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्राउट आउट देयर डाइवर्सिटी। जब इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जब हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करते हैं तो हम पाते हैं कि यार यहाँ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि डाइवर्सिटी दिखाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल का, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सेलुलर लेवल पे जाते हैं ना तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कम ही डिफरेंस होता है। ठीक है, सो इट इज़ द सेल थ्योरी दैट emphasize the unity and underlying this diversity of forms, that is cellular organization of all life forms। अब क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सेल थ्योरी का अपना कॉन्सेप्ट दिया, हाइपोथेसिस दिया, और उन्होंने बताया कि सेल थ्योरी ने बताया कि भाई क्या होती है कि एक कोई भी लाइफ फॉर्म्स होती हैं उसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना वो सेल से बना है। ठीक है, जो सेल है उसके अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया, बहुत डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं। तो इस सब से हमारे सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है कि नहीं। तो ये सब क्या है, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है। ठीक है, और ये सब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से ही हमारी क्या बनी है, पूरा का पूरा लिविंग फॉर्म्स बना हुआ है। हमारा प्लांट सेल हो गया या एनिमल सेल हो गया या कोई भी सेल हो गया। ठीक है, सो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ग्रोथ बाई डिवीज़न इज़ गिवन इन द चैप्टर्स कंप्राइजिंग दिस यूनिट। तो वही बोल रहा है कि ये जो चैप्टर है इसमें सेल ग्रोथ और सेल डिवीज़न के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखेंगे भाई। सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड ए सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमिना। जब हम सेल थ्योरी की बात करते हैं तो हमारे आसपास लिविंग फिनोमिना के भाई मिस्ट्री है। सोचो एक छोटू सा सेल, इतू छोटू सा सेल, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है भाई। उसमें साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो उसमें अलग काम हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में अलग काम हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में अलग काम हो रहा है। इतना छोटा सा सेल लेकिन मिस्ट्री से भरा हुआ है कि भाई ये काम कैसे करता है। डीएनए कैसे, इतना छोटा सा डीएनए कितना लंबा होता है, वो कैसे इसके अंदर रहता है। तो भाई क्या ये एक तरह का मिस्ट्री है। सो सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड ए सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमिना दैट इज़ फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस। तो वही है कि जब सेल थ्योरी जब क्रिएट किया गया तो वो हमारे आसपास बहुत सारे मिस्ट्री आई, बहुत सारे लिविंग फिनोमिना के बारे में देखा कि भाई इसके अंदर फिजियोलॉजी कैसे काम करती है,
फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया उसके अंदर के इंटरनल स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? ये भाई फिजियोलॉजी का पार्ट है। तो ये फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है और इसके अंदर बिहेवियरल प्रोसेस भी होता है, ठीक है। तो ये जब सेल थ्योरी जब क्रिएट हुआ तो हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग फिनोमिना के मिस्ट्री क्रिएट हुई कि भाई ये चीज़ें हो कैसे रही है। इतना छोटा जो आंखों से दिखाई नहीं देता उसके अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही है, उसके अंदर बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस मिस्ट्री वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लिविंग फिनोमिना टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड और ऑब्जर्व। अब भाई देखो, ये हमें पता है कि भाई सेल जो है उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब ये मिस्ट्री है, ये हमें पता चल गया। लेकिन भाई अब इसको देखना है ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। सो दिस मिस्ट्री वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लिविंग फिनोमिना टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड और ऑब्जर्व। तो भाई हमें देखना पड़ेगा ना कि ये चीज़ें काम कैसे करती है, ठीक है। तो देखते हैं। So in studying and understanding the physiological and behavioral process, one can take a physico-chemical approach, ठीक है। अगर फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस जब हमको पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? हम ये कर सकते हैं भाई कि एक बॉडी है, वो ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम टिश्यू से बना हुआ है और टिश्यू किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। और सेल के कुछ कंपोनेंट्स को हम पढ़ सकते हैं, उसके फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर कैसे है भाई। उस अप्रोच से हम एक किसी सेल का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि भाई ये कैसे बना हुआ है, ठीक है, इसकी आखिर अप्रोच क्या है, ठीक है, ये कैसे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सेल को समझने के लिए हम लोग फिजिकल और केमिकल अप्रोच का यूज़ करते हैं, ठीक है, फिजिक्स और केमिकल अप्लाई करते हैं। सो दिस अप्रोच इनेबल्स अस टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेसेस इन मोलिकुलर टर्म्स। तो जब इस प्रोसेसेस को हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ये बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब करती है मोलिकुलर लेवल पे। सोचो, बॉडी हो गया, बॉडी को और जूम किए तो हमें ऑर्गन दिखा, ऑर्गन को और जूम आउट किए तो हमें टिश्यू दिखा, टिश्यू को और जूम किए तो सेल दिखा, सेल को और जूम किए उसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स दिखे, फिर किसी एक ऑर्गेनल्स को जूम किए तो उसके अंदर मॉलिक्यूल एटम्स हमें दिखे, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम क्या करेंगे, इस अप्रोच से हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे लिविंग स्टडी को स्टडी करेंगे, लिविंग सेल को स्टडी करेंगे। दिस अप्रोच इज एस्टेब्लिश्ड बाई एनालाइजिंग ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो देखो, हमें इस लिविंग टिश्यू को पढ़ना है, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो हम क्या करेंगे, टिश्यू को लेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे और उसके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या क्या पाए जाते हैं ये हम देखेंगे, तभी तो एनालिसिस कर पाएंगे। ऐसे थोड़े कुछ भी ला के कुछ भी एनालिसिस करेंगे। अब लिविंग टिश्यू लेंगे, उसके अंदर भाई क्या एलिमेंट्स पाया गया, अच्छा कार्बन, हाइड्रोजन, ओके ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ेंगे। इट विल टेल अस व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी बताएगा भाई कि भाई ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है ये इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या है जिससे ये चीज़ बना है, ठीक है। तो इस तरह हम मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं और इसको फिजिकल केमिकल अप्रोच बोलते हैं। सो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ, ठीक है भाई, तुमने सेलुलर लेवल लिया, फिजिकल केमिकल अप्रोच अप्लाई किया और तुमने मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी किया और तुमने स्टडी करके ये पता किया कि इसके अंदर ये कंपाउंड्स हैं, लेकिन भाई ये कंपाउंड का काम क्या है इस सेल के अंदर? कोई तो काम होगा, ऐसे ही तो बैठा पड़ा नहीं है, कोई तो काम होगा सेल के अंदर। तो पूछ सकता है कि ये चीज़ें करता क्या है, ठीक है। सो इन व्हाट वे दे कैरी आउट ग्रोस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्निशन एंड अदर्स थिंग्स। तो वह बोलता है कि भाई ठीक है, ये कंपाउंड सेल के अंदर क्या कर रहा है और ये कैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैरी आउट करता है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, मेमोरी हो गया भाई, डिफेंस, समझ रहे हो, रिकॉग्निशन, ये कैसे करता है, ठीक है। पूछ तो सकता है ना भाई सेंस ऑफ मिस्ट्री। सो इन अदर वर्ड्स ये कोई बता सकता है कि हम क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर बेसिस पे स्टडी करेंगे, इसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करें, ठीक है। और इस तरह हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि एबनॉर्मल कंडीशन जब होती है तो उस समय डिजीज़ कैसे प्रोड्यूस होती है। सो इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेस दैट ऑकर ड्यूरिंग द डिजीज़ कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, डिजीज़ कंडीशन होती है ना, एक होता है नॉर्मल बॉडी, एक होता है एबनॉर्मल बॉडी। तो भाई नॉर्मल बॉडी से एबनॉर्मल कैसे हुआ, आखिर उसके अंदर क्या चेंजेस हुए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम स्टडी करेंगे तो हम ये भी पता कर सकते हैं भाई कि ये एबनॉर्मलिटी जो डिजीज़ कंडीशन है वो कैसे जनरेट हुई है कि नहीं। सो दिस फिजिकल केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। इसी को क्या बोलते हैं, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोलते हैं।
सो द कंसेप्ट टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। तो यहाँ हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, किसको समझने के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए, ठीक है, कुछ लैग हो गया था, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया एक बॉडी है, ये क्या है, एक बॉडी है। इस बॉडी के क्या है, एक ऑर्गन्स लिए, इस ऑर्गन्स को हम लोग देखें कि एक ऑर्गन्स ये सेल से बना हुआ है। फिर सेल को हम लोग और मॉलिकुलर लेवल पे गए और उसको रिडक्शन किए, तो और रिडक्शन किए तो हमें सब सेलुलर ऑर्गन्स मिला। अब इस सब सेलुलर ऑर्गन्स को हम लोग और स्टडी करेंगे, तो प्रोटीन्स का प्रोटियोमिक्स हो गया, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, जीनोमिक्स, और इसको भी और मॉलिकुलर लेवल, एटॉमिक लेवल पे जाएंगे तो एमिनो एसिड हो गया, डीएनए, ये सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, एक बॉडी से एक सब सेलुलर ऑर्गन्स या एक मॉलिकुलर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका क्या हुआ, एक हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जा रहा है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, जैसे कि मैं एक एनिमेशन दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या हुआ भाई, ये देखो, ये क्या हुआ, एक एटम है। ठीक है, ये एटम बहुत सारे एटम से मिलेगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल बनाएगा, फिर ये मॉलिक्यूल बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनेगा, तो अब ये क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, ये अब ये कंपाउंड बनाएगा, तो जैसे मान लो इस कंपाउंड से डीएनए बन गया, क्या बनेगा, डीएनए बन जाएगा। ठीक है, डीएनए बन गया। अब ये जो डीएनए है, ठीक है, अब ये डीएनए कहाँ है भाई, न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाता है। अगर प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक सेल हुआ तो न्यूक्लियोलस के अंदर, और न्यूक्लियोलस के अंदर कहाँ कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोलस के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डीएनए किधर पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। ये हो गया न्यूक्लियस आपका। फिर न्यूक्लियस किधर है, सेल के अंदर है। फिर सेल किधर है भाई, सेल टिश्यू ऑर्गन के अंदर है, और ऑर्गन बॉडी के अंदर है। तो अब इसको रिवर्स में अगर हम ले जाएं, ये बॉडी है, अगर हम इसे रिवर्स में ले जाएं, तो बॉडी है ऑर्गन, ऑर्गन से सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए से फिर कंपाउंड, फिर कंपाउंड से मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल से एटम। तो इसको बोलेंगे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इस साल ही नीट में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, सो केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, नहीं, ये तो नहीं होगा। ठीक है, बिहेवियर अप्रोच, नहीं, बिहेवियर प्रोसेस होता है, अप्रोच नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। फिजिकल केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, ये होगा। यहाँ हमने फिजिकल और केमिकल अप्रोच को अप्लाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को समझने के लिए, फिजियोलॉजिकल से तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। कॉर्क का सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, तो ये हो गया कॉर्क। समझिए, कॉर्क क्या होता है, बार्क स्टेम से बनता है। ठीक है, एक ट्री होता है। ठीक है, इस ट्री के बार्क से क्या होता है, ये डेड सेल होता है। ठीक है, जो बार्क होता है वो डेड सेल होता है। अब इस बार्क से क्या किया जाएगा, कॉर्क बनाया जाएगा। ठीक है, कॉर्क, ऐसे ऐसे कॉर्क होते हैं। ठीक है, ये कॉर्क बनाए जाते हैं। फिर ये जो कॉर्क है बाद में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, जो बियर का ढक्कन हो गया, विस्की का ढक्कन हो गया, उसको कवर करने के लिए एक कॉर्क यूज़ किया जाता है। इसी कॉर्क से सबसे पहले सेल का डिस्कवरी हुआ था। कैसे किया गया था, ये देखिए,
कॉर्क क्या होता है, ये होता है, ये बॉटल हो गया, इस पर ढक्कन लगा हुआ है, इसको हटाएंगे। तो हुक्स डिस्क्राइब सेल एज ए स्ट्रक्चर्स रिजेंबलिंग, ये कैसा दिखा, तो कॉर्क का उसने स्लाइस किया तो उसने देखा कि इसके अंदर हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो कैसे दिखता है, हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर दिखता है, स्मॉल बॉक्स जैसा दिख रहा था। ठीक है, तो इसको उन्होंने स्मॉल रूम, लिटिल रूम, ठीक है, या हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बोला। और इन्होंने ये जो डायग्राम है इसको अपने बुक माइक्रोग्राफिया में 1665 में इसको पब्लिश किया था। ठीक है, बुक में अपना ये प्रोसीजर मेंशन किया था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने द वर्ड सेल एज यूज इन बायोलॉजी ड्राइव किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सेलुलर, और सेलुलर का मतलब होता है लिटिल रूम। फिर ये क्या है, एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट सेल को ऑब्जर्व किया था, किसने, रॉबर्ट हुक ने। ये कौन सा सेल है भाई, डेड कॉर्क सेल। डेड का मतलब ये नॉन लिविंग है। ठीक है, और इन्हें ऑब्जर्व कब किया, 1665 में। और इन्होंने क्या किया था, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को अंडर माइक्रोस्कोप में चेक किया था। और इन्होंने क्या देखा कि ये भाई कंपार्टमेंट जैसा कुछ बना हुआ है, देख रहे हो, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। तो ये कंपार्टमेंट जैसा बना हुआ है, स्मॉल रूम जैसा बना हुआ है, लिटिल रूम जैसा बना हुआ है। उन्होंने बोला ओ माय गॉड ये क्या है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि ये स्मॉल रूम है, तो इसने उन्होंने क्या बोला, एक तरह का सेल है। सेल देखते हो, जैसे जेल हो गया या हॉस्पिटल हो गया, वहाँ सेल बोला जाता है। सेल 420 का सेल 420 का कहती बाहर आओ, सेल 29 में पेशेंट इमरजेंसी है। तो सेल का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। ठीक है, और इन्होंने अपना ये ऑब्जर्वेशन किस में पब्लिश किया, माइक्रोग्राफिया में। तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द, क्या डिस्कवर किए थे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। देखिए उन्होंने सेल वॉल को सबसे पहले देखा था, डेड सेल में न्यूक्लियस वहाँ प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने सेल वॉल को देखा था। आंसर क्या होगा, सेल वॉल। फर्स्ट सेल वॉज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक, और वो क्या था, वो एक तरह का डेड सेल था। ठीक, अब आते हैं भाई एंटोन भैया के बारे में। एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे, ये वाइडली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज ए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले लिविंग सेल देखा था रॉबर्ट हुक ने, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था सेल, लेकिन उन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था, नॉन लिविंग सेल को। लेकिन एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने भी सेल देखा था, लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल देखा था। ठीक है, कब देखा था भाई, 1673 के आसपास। और इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप खुद बनाया। ठीक है, और उसको जब पहली बार इन्होंने उस ऑर्गेनिज्म को अपने माइक्रोस्कोप पे देखा तो ये शॉक, ये क्या है भाई, छोटा छोटा चीज़। तो उन्होंने एनिमल की तरह, उनको नहीं पता भाई ये क्या है, उस समय बैक्टीरिया वायरस ये सब तो पता नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ये एनिमल जैसा दिख रहा है और छोटा दिखता है, तो इन्होंने एनिमल क्यों से बोल दिया। और इन्होंने क्या क्या देखा, अब देखो इनके पास जो माइक्रोस्कोप था ना भाई, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप था। तो इन्होंने हर चीज़ देखा, बैक्टीरिया को भी देखा, प्रोटोजोआ को भी देख लिया, ठीक है, स्पर्म को भी देख लिया, ठीक है, और आरबीसी को भी देख लिया। ठीक है, तो ये एक तरह के क्या बोलते हैं, ड्रैपर थे। ड्रैपर किसको बोलते हैं, ड्रैपर उसको बोलते हैं जो कि फैब्रिकेट क्या बोलते हैं, जो कपड़ा का जो मर्चेंट होता है ना, उसको ड्रैपर बोलते हैं। तो ये क्या करते थे, अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से फैब्रिक्स को चेक करते थे, उनकी क्वालिटी चेक करते थे। ठीक है, लेकिन वो तंग आ चुके थे मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो देखिए कैसे उन्होंने इसको अपना मतलब इफ ड्रैपर से, एक मर्चेंट से कैसे ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बन गए, सोचो। तो भाई कमाल की स्टोरी है। अब इनका थोड़ा वीडियो देख लें। तो ये रहे हमारे एंटोन भैया। इनको जब पता चला कि इन्होंने बहुत अद्भुत चीज़ खोजा है, तो इन्होंने सीक्रेट रखा इस माइक्रोस्कोप को।
ठीक है। तो हुआ ये कि एक ड्रैपर थे और इन्होंने क्या किया, पॉन्ड में देखा एनिमल्क्यूल्स, तो इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को देखा। तो जब इन्हें पता चला कि इन्होंने ऐसा माइक्रोस्कोप बना लिया है जो कि 250 टाइम्स इसको क्या मैग्नीफाई कर सकता है, तो जब इन्हें तुरंत पता चला इन्होंने उसको सीक्रेट रखा। और वो बहुत क्यूरियस थे तो हर चीज़ों को देखते थे। तो फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उस समय उन्होंने किसी भी चीज़ को किताब के अंदर मतलब बुक्स के अंदर उसको प्रिजर्व नहीं किया था। वो लेटर लिखते थे रॉयल सोसाइटी लंदन को कि भाई देखो मैंने ये चीज़ें डिस्कस की है, इसको पब्लिश करो। लेकिन रॉयल सोसाइटी लंदन वालों को लगा कि यार ये क्या ठीक है, चलो विश्वास कैसे करें कि तुमने ये सर्च किया और तुमने ये चीज़ें देखी है, कैसे देखी, इसको कैसे विश्वास किया जाए। तो फिर फाइनली उन्हें अपना माइक्रोस्कोप दिखाना पड़ा। ठीक है, तब जाके लोगों ने उसको विश्वास करना शुरू किया कि हाँ भाई ये क्रेडिबिलिटी है, मतलब सच में ऐसा है। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो इन्होंने क्या देखा था, तो बैक्टीरिया देखा था, स्पर्म देखा था, प्रोटोजोआ देखा था और रेड ब्लड सेल्स देखा था। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया एंटन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, और कब किया, 1673 में। तो फर्स्ट सेल ऑब्जर्व किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। फर्स्ट डेड सेल ऑब्जर्व किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व किसने किया, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है, और किस में देखा, बैक्टीरिया, स्पर्मेटोजोआ, प्रोटोजोआ एंड रेड ब्लड सेल्स। कब देखा, 1673। और रॉबर्ट हुक ने कब देखा, 1665 में देखा। ठीक है, चलिए अब सेल थ्योरी को समझते हैं। सेल थ्योरी भी एक तरह का थ्योरी है, सेल के बारे में पता चल गया कि सेल होता है। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि भाई सेल के बारे में तो अभी नहीं पता, लेकिन एक थ्योरी को समझते हैं। तो सेल की थ्योरी दी गई, कुछ लोगों ने थ्योरी दी है। तो जो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मैथियस स्क्लेडिन जो कि जर्मनी के बोटनिस्ट थे, और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडर स्वान और वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो 1838 में मैथियस स्क्लेडिन ने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल्स को एब्जॉर्व किया और उन्होंने पाया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे प्लांट सेल से बनते हैं और डिफरेंट टाइप्स के सेल से बनते हैं। कौन से, प्लांट सेल। ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। ठीक है, इन्होंने कौन बताया, 1838 में मैथियस स्क्लेडिन जो कि एक तरह के जर्मन के बॉटनिस्ट थे, इन्होंने ये बताया। और भाई क्या बताया, फिर आए थियोडर स्वान 1838 के आसपास, 1839 में मतलब उसी के आसपास थियोडर स्वान जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी स्टडी कर रहे थे, प्लांट सेल पे ही स्टडी कर रहे थे। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल पे स्टडी कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने एनिमल सेल को देखा और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एनिमल सेल के आउटर मेम्ब्रेन पे आउटर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला। तो पूछा जाएगा सबसे पहले एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने ऑब्जर्व किया, तो थियोडर स्वान ने किया। और इन्होंने क्या देखा, और इन्होंने कंक्लूजन में दिया कि भाई प्लांट टिश्यू को भी देखा इन्होंने और पाया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट सेल वाल को भी इन्होंने देखा। तो प्लांट सेल वाल एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का, वो भी किसने दिया, तो इन्होंने भी प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया और इन्होंने पाया कि प्लांट सेल में आउटर पार्ट पे एक सेल वाल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये एक तरह का यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का। ठीक है, तो प्लांट सेल वाल एक यूनिक कैरेक्टर, ये किसने बताया, थियोडर स्वान ने बताया। ठीक, और इन्होंने क्या किया, और इन दोनों के बेसिस पे स्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया। हाइपोथेसिस का मतलब आफ्टर मैनी ऑब्जर्वेशन के बाद जब आप एक स्टेटमेंट देते हो, आप आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंट के बाद आप एक स्टेटमेंट देते हो, आप कंक्लूजन देते हो, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। और प्रपोजल का मतलब क्या हुआ, प्रपोजल का मतलब कोई लड़का अगर लड़की को प्रपोज करता है, ठीक है, तो वो क्या प्रस्ताव रखता है ना, एक्सेप्ट करेगी रिजेक्ट करेगी पता नहीं, लेकिन प्रस्ताव रखता है, वो प्रपोज करता है। ठीक है, तो वो प्रस्ताव रखा, इन्होंने भी क्या किया, हाइपोथेसिस प्रपोज किया। ठीक है, तो उस समय जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी होती थी उनको उन्होंने अपना हाइपोथेसिस प्रपोज किया कि होता ये है कि जितने भी एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो सारे सेल से बनते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनते हैं। ठीक है, किसने बताया, थियोडर स्वान। तो पूछेगा सेल थ्योरी का हाइपोथेसिस किसने प्रपोज किया, तो थियोडर स्वान। ठीक, अब क्या हुआ, ये प्लांट सेल को ऑब्जर्व कौन करे थे, आपका स्क्लेडिन, मैथियस स्क्लेडिन, और एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में भी उसी समय ये भी रिसर्च कर रहे थे थियोडर स्वान। अब ये दोनों भाई साहब सोचते हैं कि क्यों भाई हम अलग अलग हैं, हम मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनकी एक स्टोरी है वो समझिए। ठीक है, तो स्क्लेडिन और स्वान साथ में मिले और साथ में मिलकर इन्होंने एक सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। सो तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, लेकिन
भाई ये दोनों दिल मिल गए इनके, लेकिन समस्या ये था कि इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई नया सेल कैसे बनता है, ये कौन बताएगा। ठीक है, आपने जो बताया अच्छी बात है, बट नया सेल कैसे बना वो कौन बताएगा, वो तो आपने बताया नहीं। तो एक ड्रॉबैक था किसका, सेल थ्योरी का। तो सबसे पहला मैथियस स्क्लेडेन क्या है, जर्मन बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने क्या बताया, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, 1838 में इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, सारे प्लांट्स ऐसे बनते हैं। और फिर थियोडर स्वान 1839 में, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। और क्या किया भाई, और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने प्लांट में सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है, इन्होंने यही ऑब्जर्व किया थियोडर स्वान ने। और इन्होंने क्या किया, एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया। ठीक है, कि ऑल प्लांट्स और एनिमल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, इन्होंने प्रपोज किया। फिर इन दोनों ने मिल के, स्क्लेडिन एंड स्वान ने दोनों मिलकर एक फॉर्मुलेट किया, सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। तो क्वेश्चन पूछेगा हु प्रपोज द हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी, देन थियोडर स्वान। पूछेगा हु फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, देन स्क्लेडिन एंड स्वान, एक साथ। ओके, सो दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन क्या, न्यू सेल्स वेयर कैसे फॉर्म, मतलब नए सेल कैसे बनते हैं। ठीक है, ये कौन बताएगा। फिर आए रुडोल्फ वर्को 1855 में, ये हैं फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। सो रुडोल्फ वर्को इन 1855 सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया स्क्लेडिन एंड स्वान की जो थ्योरी थी उसी को उन्होंने मॉडिफाई करके एक फाइनल शेप तैयार किया। ठीक है, और उन्होंने बताया कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला, उन्होंने बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये एनिमेशन देखिए। ठीक है, ये देखो, एक से दो सेल बना, फिर ये दो सेल है, अब इसी से एक और नया सेल बना। ठीक है, फिर इसी सेल से एक और नया सेल बनेगा। तो ये जो नया सेल बन रहा है ये डिवाइड हो रहा है, और ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही तो नया सेल बना। ऐसा नया सेल अचानक तो नहीं आएगा, इसी सेल से ही वो क्या हुआ, न्यू सेल बना। इसी को उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ए सेलुला। तो स्क्लेडिन एंड स्वान के सेल थ्योरी को किसने मॉडिफाई किया, रुडोल्फ वर्को ने 1855 में। ठीक है, और इन्होंने सेल थ्योरी जो आज दिया वो क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। समझ में आया। चलिए, अब सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस है भाई, अब सेल थ्योरी बोलता है मेरा एक थ्योरी है, लेकिन वायरस बोलता है हम अपने साथ हमको मत जोड़िए, हम आपसे बहुत अलग हैं। ठीक है, हम आपके इलाके में नहीं आते। ठीक है, हम इस रेंज में नहीं आते, हम रेंज के बाहर हैं, है ना। तो ये एक्सेप्शंस है सेल थ्योरी के। तो सेल थ्योरी का क्या क्या एक्सेप्शंस है, तो फिर वायरस बोलता है हम तो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मेरे जो भाई साहब हैं वायराइड्स हो गए, प्रायन्स हो गए, ये भी हमारे साथ साथ है। तो सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस क्या है, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायन्स। तो ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते क्योंकि ये सेल ही नहीं है, ये एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका स्टोरी समझते हैं। तो सेल थ्योरी मैथियस स्क्लेडिन हो गए। ठीक है, इन्होंने प्लांट सेल के डिफरेंट प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया, लीफ को, स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, डिफरेंट लीफ को ऑब्जर्व किया। फिर इन्होंने क्या पता किया कि यार जितने भी प्लांट सेल्स हैं ना वो सारे प्लांट सेल से बने हुए हैं, जितने भी प्लांट सेल्स सारे प्लांट सेल्स हैं। उसी समय थियोडर स्वान आए 1839 में, ये एनिमल सेल को ऑब्जर्व कर रहे थे, और इन्होंने स्वान सेल को भी देखा था। ठीक है, जो कि न्यूरॉन्स में लोग पढ़ते हैं, स्वान सेल्स। ठीक है, और इन्होंने क्या पाया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे एनिमल्स किसी एक सेल से बने हुए, मतलब सेल से बने हुए। ठीक है, वो किसे बने, एनिमल सेल। इन्होंने ये चीज़ें पाया और इन्होंने मेल किया। ठीक है, सारे साइंटिफिक कम्युनिटी को मेल किया, और थियोडर स्वान और स्क्लेडिन मिल गए और उन्होंने सेल थ्योरी को बनाया। अब सेल्स बनता कैसा है, तो ये स्क्लेडिन क्या हुआ, इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए। ठीक है, स्क्लेडिन बोलते थे, थियोडर मैथियस स्क्लेडिन बोलते थे कि भाई ये स्पॉन्टेनियस है, ये ऐसे ही अचानक सेल बनता है। लेकिन रुडोल्फ वर्क बोले ना भाई ऐसे नहीं होता है, ये सेल डिवीजन होता है और प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड भाई, बताओ 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 बताओ। दैट इज एंटन वॉन लीवेनहॉक। कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनीसेलुलर एसिडिटी रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज बाई 2019 में है, क्या होगा, रुडोल्फ
वर्क हो, ठीक है। अब बताओ इसका, जर्मन बोटनिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड इन फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी वाज, जर्मन बोटनिस्ट कौन थे? मैथियस स्क्लीडिन। थियोडर स्वान क्या थे भाई? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। रुडोल्फ वर्कू रॉबर्ट कुछ जाने ही नहीं है, ठीक है। उसी तरह भाई ओमनी सेलुलर सेलुलर का मीन्स क्या होता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक। जब चलो इसको कॉलम को मैच करते हैं। तो लीवेनहॉक ने क्या बताया? लीवेनहॉक ने बताया कि इन्होंने फर्स्ट सेल को देखा, लिविंग सेल को देखा और डिस्क्राइब किया। रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1831 में, ठीक है। सॉरी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। स्क्लीडिन एंड स्वान ने क्या किया? प्रेजेंस ऑफ, उन्होंने बताया ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, और स्वान ने बताया प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक प्लांट ऑफ सेल्स। तो ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, क्या होता है, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का, तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। शायद मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। रॉबर्ट ब्राउन ने, जैसे क्या हुआ कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक के बाद फिर रॉबर्ट ब्राउन 1831 में उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था, ठीक है। सेल थ्योरी प्रपोज किसने किया था? देखो एम्स 2011 में क्वेश्चन आया है कि सेल थ्योरी को प्रपोज किसने किया। तो देखो कैसे ट्विस्ट पूछा है, बोटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, बोटनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि प्लांट सेल है तो भाई बोटनिस्ट ही किया होगा, लेकिन प्लांट सेल वाल वो जूलॉजिस्ट थे, लेकिन प्लांट सेल वाल का कैरेक्टर एक सेल वाल कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स में, ये जूलॉजिस्ट ने बताया था जो कि थियोडर स्वान थे। वही बोला सेल थ्योरी को प्रपोज किसने किया, तो प्रपोज हाइपोथेसिस किसने दिया? वो थियोडर स्वान, और वो क्या थे? एक जूलॉजिस्ट थे। क्या थे भाई? एक तरह के जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। बोटनिस्ट कौन थे? बोटनिस्ट थे आपके मैथियस स्क्लीडिन, ठीक है, जर्मन बोटनिस्ट। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडर स्वान। यहाँ 2 बार ऑप्शन दिया है लेकिन जूलॉजिस्ट होगा, ठीक है। स्वान प्रपोज द अबाउट प्लांट सेल वॉल्स, क्या था भाई? स्वान ने बताया था प्लांट सेल वॉल के बारे में क्या, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, ये बताया उन्होंने। थ्योरी प्रपोज बाय स्क्लीडिन एंड स्वान हाउ डिड नॉट एक्सप्लेन, क्या कि हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड, ठीक। अब समझते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जब मैं बोलूँगा आपको कि आपको क्या करना है, कि एक मोबाइल है, इस मोबाइल और मैं एक लिविंग हूँ, हम दोनों में अंतर क्या है? एक एनिमेट है और इनएनिमेट है, बट हम दोनों में अंतर क्या है? क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हम दोनों से अलग करती है? तो हम बोल सकते हैं भाई हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक नॉन लिविंग है, ठीक है। हम मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, मतलब बाहर के इन्वायरमेंट के अनुसार हम उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, अपने स्टिमुलस से हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक। ग्रोथ होता है हमारे में, होता है भाई, रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल पर्सन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक्सक्रीशन होता है और न्यूट्रिशन होता है। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक फीचर है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि एक लिविंग है और दूसरा नॉन लिविंग है, ठीक। ठीक है, तो मूवमेंट का मतलब लोकोमोशन, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के डिवाइड हुए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोनेरा आ गए, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा भी आते हैं कुछ कुछ यूनिसेलुलर में, जैसे केल्प सीवीड को छोड़ दें। मल्टीसेलुलर में फंगाई, प्लांटी और एनिमलिया आते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस and it perform the essential functions of life. So anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence cell is the fundamental structure and functional unit of a living organism. ठीक है, तो होता है क्या, देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, 2 तरह की सेल है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। लेकिन एक सेल को हम कब बोलेंगे कि एक तरह का फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है? सेल को ही क्यों बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को भी बोल देते हैं, क्लोरोप्लास्ट को भी बोल देते हैं, लेकिन हम सिर्फ सेल को बोले। क्यों? क्योंकि
एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे लिविंग वर्ल्ड में पाया जाता है कि जो वो सारे फंक्शंस कैरी कर सकता है जो कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कैरी करना पड़ता है। मतलब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग के लिए उसके अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे होंगे वो सारे के सारे फंक्शंस एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी करता है। सो इसीलिए वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। सो और वो भी सारे फंक्शंस कैरी करता है, परफॉर्म करता है, जो कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपने लाइफ को फंक्शंस करने के लिए, ठीक है। सो हेंस फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग्स क्या है, सेल है। अब देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो RH व्हिटेकर ने क्या किया, 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन कर दिया, किसका, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया को, ठीक है, इन्होंने क्लासीफाई कर दिया, ठीक है, 1969 में, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये यूग्लिना है, ये छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, यूग्लिना है। ये भी क्या होते हैं, मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, ये भी रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सारे फंक्शन कैरी करते हैं। उसी तरह ये दूसरा ऑर्गेनिज्म आप देखिए, ये है अमीबा, ये क्या है, अमीबा है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये दोनों प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और ये सारे फंक्शन कैरी करते हैं जो कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरी करता है, ठीक है। मल्टीसेलुलर, तो हम मल्टीसेलुलर होते हैं, सेल से हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। प्लांट में भी ऐसा ही होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और वहाँ से ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सेल का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस क्लास में थोड़ा रिकॉर्डिंग में मेरा प्रॉब्लम हो सकता है, नेक्स्ट क्लास से मैं कोशिश करूँगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ओके।